लगता है मुझको। ये जो टॉपिक है, एक बोल सकते हो इतना जो एजुकेशन अभी चल रहा है, जो भी मतलब बोल सकते हो ड्राइविंग फोर्स है ना, एक फ्यूल जो रहता है ना, एनर्जी फ्यूल जो भी बोल सकते हो, ये टॉपिक है। ये टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ऐसा कोई भी सीटेट, हाँ आप लोगों को नहीं बताया, सीटेट का एग्जाम चल रहा है। कल आपके सीनियर्स लोग एग्जाम देने गए थे, जिन्होंने पेडागोजी पढ़ा है, मतलब जो सीडीपी, मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा दिया। सीडीपी का फुल फॉर्म क्या है वो जान लो, थोड़ा सा मैंने बताया तो बता देती हूँ। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का सी डी हो गया, पी फॉर पेडागोजी। पेडागोजी मतलब आपके मेथड्स पेपर, ठीक है। तो ये चीज के अंदर सीडीपी, तो मैंने बोला सीडीपी 30 मार्क्स का ओनली रहता है, ठीक है। बट बोलो मैम हम लोग तब इतना क्यों पढ़ रहे हैं, आप बोल रही है ये सब भी आएगा। तो ये होता है कि आपका ना सीडीपी के बाद भी और भी 120 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ईच पार्ट में 15 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम डिफरेंट जोन्स। मतलब देखो जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स पेडागोजी उसमें 15 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश है, इंग्लिश पेडागोजी 15 मार्क्स का रहेगा, नॉर्मल 15 मार्क्स अलग आएगा, नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी है, हिंदी का भी वैसे ही पेडागोजी आएगा। तो पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसी के बीच बीच क्वेश्चंस आ जाते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, कंटेम्प्रेरी से वोकेशनलाइजेशन क्या है, और जस्ट लाइक आरटी एक्ट कब हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। तो ये सब बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहते हैं, सारा कुछ लिंक्ड है एजुकेशन के साथ। तो ऑलमोस्ट अगर मेरा बात मान लो तो कितने मार्क्स का हो जाएगा पता है, ये 60 to 70 मार्क्स ओनली आपके बीएड के फर्स्ट ईयर बुक से आ जाते हैं। बीएड के जो भी बुक्स हैं आपके पास, उससे 70 मार्क्स का आ जाता है। एंड आपको पता है यहाँ पे आपको जनरल जो लोग हो तो उनको कितना रखना है, बस कितना रखना है, ओनली आपको 90 रखना है। 90, हाँ 90 रखना है, ठीक है। 90 रखना है। तो अभी देखो 90 अगर जनरल को रखना है, हाँ जनरल को 90 रखना है, एंड आई थिंक एससीबीसी और ओबीसी इनको 82 और 85, मतलब मैं अभी कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। मैंने लास्ट देखा था तो 85 था, इस बार का कितना है मुझे पता नहीं, बट जनरल का 90 है, ठीक है। एंड ये चीज़ें हैं कि सोचो 70 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो गया। हिंदी तो सबको आता है, पैराग्राफ्स आते हैं, पैराग्राफ के अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो जाएगा। तो सोच लो इंग्लिश से 5 मार्क आ गया, हिंदी से 5 मार्क आ गया, ईवीएस वीवीएस है या मैथ से आ गए तो मैथ का 10 मार्क्स हो गए, ईवीएस है तो ईवीएस से 10 मार्क तो कर ही लेंगे। तो देखो 90 हो गया, है ना। तो इतना जो चीज़ें हैं, बस इतना सिंपल चीज़ें हैं, पढ़ लोगे याद हो जाएगा, एग्जाम में भी आ जाएगा, प्लस आपके जितने भी टेट एग्जाम्स है उसमें भी आ जाएगा। इतना बेनिफिशियल पॉइंट सारे बता रहे। तो ये है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। अच्छा, पहले 1986 पढ़ा रही हूँ, बट आपके बुक के अकॉर्डिंग 1968 भी बता दूंगी, कंपैरिजन करके बता दूंगी क्या क्या था क्या क्या नहीं था। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ अभी। 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो ये सोच लो एक क्या है, ड्राफ्ट है, ठीक है, नेशनल पॉलिसी। अच्छा, एनपीए जब बना ना 2020 में, आप लोग तो सुने होंगे, न्यूज़पेपर में भी आया था पे, एंड टेलीकास्ट भी हुआ था, सब कुछ हुआ। जब आपको रिपोर्ट मिलता है किस फॉर्मेट में मिलता है, हमें तो मिल जाता है बोलो पीडीएफ फॉर्मेट में। जब आता है वो ड्राफ्ट फॉर्मेट में आता है। कैसे फॉर्मेट में आएगा, ड्राफ्ट बन के आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। एंड इसका नाम क्या था पता है इस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का 1986 में। आप में से मे बी कुछ लोग हो सकते हैं जो 1986 के आसपास पैदा हुए हो, ठीक है। 1986 के आसपास आपका बर्थ हो, डेट ऑफ बर्थ आपका हो सकता है, चांसेस है। तो अभी देखो इस पीरियड को याद रखना, 1986, एंड उस टाइम पे जो ड्राफ्ट बना, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, क्या बना, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन में जो चैलेंजेस है उसको फुलफिल करना है, ये ड्राफ्ट का नाम था। अभी देखो ये पॉलिसी पर्सपेक्टिव वाज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पॉलिसी को जो भी पॉलिसी का मतलब पर्सपेक्टिव था, जो भी ड्राफ्ट था, उसको किसने इशू किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज ए नेशन वाइड सबके लिए, देखो क्या मेंशन है, नेशनल, राष्ट्रीय, ये क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अच्छा हिंदी में कर लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है। पॉलिसी को हम नीति बोल लेते हैं, राष्ट्रीय नीति शिक्षा के लिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसने डेवलप किया और इशू किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज ए नेशन वाइड डिबेट, इसके ऊपर ना डिबेट चल गया ऑन एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन को रिफॉर्म करना है, कंप्लीटली चेंज करना है, न्यू एजुकेशन सिस्टम लेके आना है कंट्री में टोटल। फाइनली द न्यू पॉलिसी, हमने एक ड्राफ्ट बनाया। अभी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का नाम था कि ये 1986 है। क्यों है? क्योंकि ये जब एग्जिस्टेंस पे आया उस पीरियड जो था, ईयर जो था वो 1986 था। तो ये आ गया आपका, देखो, फाइनली द न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और ऑन एजुकेशन 1986 केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया एंड आ गया। अभी देखो, अभी इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो रिगार्डिंग एसेंस ऑफ एजुकेशन, रिगार्डिंग एसेंस ऑफ एजुकेशन इन्होंने क्या क्या बोला, मतलब एजुकेशन के संबंधित, शिक्षा के संबंधित इन्होंने क्या क्या बोला। तो एनपीई स्टेट्स दैट एजुकेशन के माध्यम के लिए और एजुकेशन के चेंजेस के लिए उन्होंने क्या क्या बोला। पहला चीज देख लेते हैं, एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल। ठीक है, एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल। क्यों? बिकॉज इससे लोगों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। तो इट इज ए फंडामेंटल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बच्चा का टोटल फाउंडेशन और फंडामेंटल जो थिंग्स है वो चीज ये बना रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर बी, एजुकेशन शुड फर्दर एनरिच द गोल्स ऑफ सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। आपको बार बार बता दूं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो राष्ट्रीय जहाँ पे आता है मतलब राष्ट्र आपका आ गया, तो सोच लो वहां पे तो डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी वर्ड आ गया, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, सोशलिज्म सामाजिकता। तो सामाजिकता भी बनना है, धर्मनिरपेक्ष भी बनना है, नागरिक भी बनना है। तो ये तीन चीजें आ गई। ठीक है, आपको आत्मनिर्भर नागरिक बनना है। अभी देखो, एजुकेशन शुड डेवलप द मेन पावर ऑफ आवर कंट्री। एजुकेशन के माध्यम से क्या करेंगे? अगर सोचो, एजुकेशन जब नहीं था तब कितना प्रॉब्लम हुआ, इंडिया के लोग तो मूर्ख ही बने रहे, एंड बाहर के कंट्री से आके ब्रिटिशर्स हमें कंट्रोल में रखे। ठीक है ना, कितने सालों तक, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेशन में 150 ईयर्स। तो अभी 150 साल के बाद हमें जब मिला, एंड इसका एक ही माध्यम था कि आपको एजुकेटेड होना है, इलिटरेट नहीं लिटरेट बनना है, सो दैट एजुकेशन को हम वैल्यू दे रहे हैं। एंड इससे क्या हो जाएगा, अगर सारे लोग एजुकेटेड हो गए, दैट मीन्स मेन पावर डेवलप करेगा कंट्री का, एक कंट्री का मेन पावर डेवलप होगा। अभी देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अभी नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एनपी 1986 से पहले कौन आया था पता है? एनपी 1968। ठीक है, पूरा 68 उल्टा। ठीक है, 86 का उल्टा क्या है? 68। तो 1968 जो था, बोलोगे मैम वो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं रहा? तो वो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं रहा, उसमें भी ये सारे पॉइंट्स बने ही नहीं। ये सारे पॉइंट्स पे सिर्फ बात किया गया, कंट्रोवर्सी में रहा, डिबेट हुआ। कोई अगर रिफॉर्म करना चाहता है ना एजुकेशन को, नेशनल वाइड पे, कहीं एक जगह पे नहीं, नेशनल वाइड पे। देखो महात्मा गांधी जी का कंसेप्ट क्यों पीछे रह गया? बिकॉज उन्होंने रूरल डेवलपमेंट किया, रूरल रिकंस्ट्रक्शन करने को ट्राई किया, एंड कुछ जगह पे ही ओनली किया, नेशन वाइड नहीं किया। ठीक है, सो दैट हमारे महात्मा गांधी जी का कंसेप्ट पीछे रह गया। बट ये कंसेप्ट में क्या रहा ना, ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट कब से चल रहा था? 1968 से चल रहा था, एंड वहां पे काम किया गया, सारे जगह पे काम करके लास्ट में उन्होंने रिपोर्ट बनाया कि 1986 का जो भी पॉइंट आया कि वो क्या चाहते हैं ना, एजुकेशन सिस्टम में मैन पावर का बढ़ाना चाहते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में मैन पावर कैसे बढ़ेंगे अगर लोग एजुकेटेड ही ना रहे? कंट्री में मैन पावर कैसे बनेगा अगर लोग लिटरेट नहीं हुए? तो उस वजह से एजुकेशन सिस्टम को, जो भी पहले था प्रॉब्लम, उसको चेंज करके 10+2+3 सिस्टम में लाया गया। क्या है? 10+2+3 सिस्टम में लेके आए। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अच्छा देखो, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है? जितना भी कमिटी का जो पावर है ना, वो किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। ठीक है, अभी इसमें क्या वर्ड लिखा गया? डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब हम सेंटर को सारा क्षमता नहीं देंगे, सारा पावर उसको नहीं देंगे, कंट्रोल उसके पास नहीं रहेगा, अपने लोकल बॉडीज और स्टेट के पास भी होगा। तो वो पॉइंट मेंशन किया गया यहाँ पे, इट वांट्स एलिमेंटरी एजुकेशन टू एंट्रस्टेड टू द लोकल बॉडीज, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन का जो भी पावर है वो किसके पास आना चाहिए? लोकल बॉडीज के पास। एंड टू द विलेज एजुकेशन कमिटी, मतलब विलेज में भी एजुकेशन कमिटी बने, सो दैट हम इंश्योर कर सके कि इन लोगों को भी एजुकेशन मिले, उनका टोटल पार्टिसिपेशन हो, एंड टाइम मैनेजमेंट भी हो, एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन चले। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल। एजुकेशन अभी डिफरेंट लेवल में देखेंगे। इस बार का ये ना क्वेश्चन था, एंड केवीएस का
जो सिलेबस देखोगे उसमें भी है। ठीक है, मैं शेयर करती जाऊंगी, धीरे धीरे नोट्स बन रहे हैं एंड उसको भी पढ़ना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ECCE, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अभी देखो क्या होता है। पहला पॉइंट तो ये है इसके अंदर। तो ये क्या बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में? फर्स्ट, द ओपनिंग ऑफ डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर जानते हो, जैसे कि प्ले स्कूल्स होते हैं, हाँ? बच्चों को, अगर आप लोग बिजी रहते हो जॉब में एंड आपके घर में कोई बड़े नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, तो आप क्या करते हो? अपने बच्चों को कहीं पे डे केयर सेंटर में छोड़ के आते हो, हाँ? ऑल ओवर द कंट्री इसको ओपन करना है। जहाँ पे भी हो सकता है, डिफरेंट जगह पे भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट, द ओपनिंग ऑफ आंगनबाड़ीज इन ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस, बिकॉज विलेजेस में तो हम लोग खोल नहीं सकते ना डे केयर सेंटर्स, सो वहाँ पे आंगनबाड़ी रहेगा। आंगनबाड़ी, और जैसे कि अभी के बुक्स में और भी मेंशन है, बाल क्या बोलते हैं उसको, बालवाड़ी। अभी बालवाड़ी का आएगा, धीरे धीरे आएगा पॉइंट। बालवाड़ी होता है जो हॉस्टल, हॉस्टल लड़कों के लिए हॉस्टल जो रहता है वो। तो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन आ गया नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं UEE। पहले गया ECCE, ECCE, नेक्स्ट आया UEE। UEE क्या बोलता है? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सल मतलब पूरे राष्ट्र में जो चलेगा, सबके लिए सेम होगा। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा, आप जानेंगे, एलिमेंट्री 1 to 8 क्लास के लिए, तो ये सबके लिए कंपलसरी होगा एंड ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग सबको लेना पड़ेगा। ठीक है, एवरी स्कूल शुड प्रोवाइड एजुकेशन इक्वल टू स्टैंडर्ड्स ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो इसको सिंपल बोल दूं, सिंपल है, एवरी स्कूल शुड प्रोवाइड compulsory education to everyone to maintain the equality, to maintain the equality, मतलब समानता रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना एजुकेशन सबको ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जितने कम्युनिटीज हैं उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। अभी मैं बहुत बार आज की क्लास में 2 to 3 टाइम्स इसका नाम यूज कर चुके हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसको हम शॉर्ट बोलते हैं OBB। OBB, ठीक है, बीबी जी सुन लो, OBB बोल रहा है। ठीक है, तो बिग बॉस नहीं है, हाँ, ऑपरेशन बिग बॉस मत बना देना अब, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब आप क्या समझते हो? ब्लैक बोर्ड मतलब, हाँ, स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड इम्प्लीमेंट होगा एंड उसके थ्रू पढ़ाएंगे, नहीं। इसमें बहुत सारी चीज आते हैं, नियर अबाउट 14 to 20 पॉइंट्स आते हैं एंड डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेंशन किया गया है। ठीक है, अभी क्या क्या है देखो, materials, facilities as well as the learning material equipments was named ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। समझ आ गया? जो भी मटेरियल्स आप लोग जो चीज़ें यूज़ करते हो पढ़ाने के लिए, जो फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं, लर्निंग मटेरियल्स, जो पढ़ाने के लिए इक्विपमेंट यूज़ करते हो एंड जो मटेरियल यूज़ करते हो, सबको मिला के हम बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। एंड वो सारी चीज़ें अभी नीचे मेंशन किए हैं। अभी देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, टीचर इक्विपमेंट्स लाइक, टीचर को क्या क्या जरूरत होता है, जैसे मुझे भी जरूरत पड़ता है, सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स गाइड। ठीक है, ये चाहिए। टीचर्स गाइड सबके पास होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, सेल्फ लर्निंग हम लोग कर सकते हैं एंड उसके बाद हमें जब नॉलेज पूरा मिल जाता है तो हम उसको अपडेट करते हैं एंड अपडेट करने के बाद आपके पास प्रेजेंट किया जाता है। तो सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स गाइड चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, गिनते जाना। अभी सेकंड पॉइंट में आ जाओ, क्लासरूम टीचिंग मटेरियल्स लाइक मैप्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स एंड कंट्रीज एटसेट्रा, मतलब मैप में डिस्ट्रिक्ट का भी मैप होगा, स्टेट मेंशन होगा, कंट्री मेंशन होगा एंड ग्लोब जो भी यूज करते हो वो सारे। नंबर 2 चला गया। नंबर 3, प्राइमरी साइंस किट, छोटे बच्चों के लिए साइंस किट चाहिए। मिनी टूल किट चाहिए, टूल किट। अभी स्कूल्स होना चाहिए प्रॉपर नंबर पे, ये फिफ्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट पे, बुक्स फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स होना चाहिए, और लाइब्रेरी चाहिए बुक्स के लिए, बुक्स फॉर लाइब्रेरी, मतलब दोनों पॉइंट आते हैं, लाइब्रेरी के लिए बुक्स भी चाहिए एंड बुक्स के लिए लाइब्रेरी भी चाहिए, बिकॉज सारे स्कूल्स में लाइब्रेरी नहीं होते। एंड देन आता है आपका कॉन्टीजेंसी मनी, मतलब आप छोड़ो कॉन्टीजेंसी वर्ड, अगर छोड़ दे रहे हो, ग्रांट इन एड लिख सकते हो, मिनी टूल किट मिल जाएगा, स्कूल्स बन ही जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा। बट टॉयलेट ब्लॉक्स ना पहले के टाइम पे बहुत इशूज था। आप लोग टॉयलेट मूवी भी देख चुके होंगे, हाँ, कुछ तो कंसेप्ट पता होगा, या फिर आपने पैडमैन देखा होगा। हाँ, नॉर्मली ना उस पीरियड का जो भी सिचुएशन था, गर्ल्स आर
नॉट गोइंग एनी टाइप ऑफ स्कूल, वो चाहे वो पास में ही क्यों ना हो या फिर दूर क्यों ना हो, नहीं जाते थे उस टाइम पे, नहीं जाते थे कोई भी। एंड ये इशू था बिकॉज ऑफ मतलब पैड नहीं यूज करते थे, एंड टॉयलेट्स भी नहीं था, सेपरेट टॉयलेट्स भी नहीं था। तो ये आज का जेन्युइन सा प्रॉब्लम जो था उस पीरियड में, वो सॉल्व हो चुका है ना। अभी अभी तक स्टिल नाउ ऑल्सो गांव में चले जाओ, बहुत गर्ल्स यूज ही नहीं करते पैड्स को, एंड ये इशू पे कोई बात भी नहीं करता, है ना, कोई स्कूल पे भी बताया नहीं जाता। नाउअडेज यहाँ पे हम लोग खुद, मैं एक एनजीओ में भी काम करती हूँ, तो वहाँ पे हम लोग इसी चीज़ों पे करते हैं, गर्ल्स अवेयरनेस के ऊपर काम करें, डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे बच्चों के ऊपर काम करें। तो हम लोग बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, एंड इसी चीज़ से पहले के टाइम पे जो भी वुमेन्स थी वो बहुत जल्दी डेथ हो जाता था, वुमेन का बहुत जल्दी डेथ हो जाता था ड्यू टू इन्फेक्शन। एंड मतलब सीवियर कंडीशन में इन्फेक्शन होता है, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, इस चीज़ों पे बात करना चाहिए, क्योंकि आपके ही भाई बहन हैं, आपकी ही वाइफ है, आपकी ही जो भी सिस्टर होंगी, मदर होंगी, जिनको इन्फेक्शन से डेथ हो सकता है, कैंसरस हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। तो उस टाइम पे ना उतना डेवलप नहीं था, सो दैट टॉयलेट ब्लॉक्स बनने चाहिए थे, बट उससे पहले 1986 से पहले स्कूल बन गया, बट टॉयलेट ब्लॉक्स के लिए फिर भी लड़के तो बाहर चले जाएंगे, बट लड़कियां कहाँ जाएंगी। तो ये इशू होता था, बोल के लड़कियां सेफ फील नहीं करती थी, एंड दे वर नॉट गोइंग एनी टाइप ऑफ स्कूल, वो पास हो दूर हो कहीं नहीं जाते थे, ठीक है। फिर टॉयलेट्स बनना स्टार्ट किया। अभी टॉयलेट के बाद मेन जो चीज थे, अभी टॉयलेट ब्लॉक्स को सेपरेट भी बनाना है, बॉयज एंड गर्ल्स का सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स बनेगा, गर्ल्स का सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स बनेगा, अलग अलग। ब्लैक बोर्ड रहना चाहिए, चौक डस्टर होने चाहिए, वाटर सप्लाई और वाटर फैसिलिटी प्रॉपर वे में होना चाहिए, हो गया। अभी देखो इतना जो चीजें थे, ठीक है, इतना जो चीजें थी वो होने के बाद टीचर्स भी तो चाहिए ना। तो अभी थोड़ा सा डेवलप किया गया है, क्या है ना, एजुकेशन सिस्टम में सब कुछ हो गया, बट टीचर्स में मेल टीचर्स को कोई फीमेल, मतलब कोई गर्ल चाइल्ड और गर्ल स्टूडेंट जो आके बोल सकते हैं कि सर आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई वांट टू गो होम, कोई बोल सकते हैं क्या, क्यों? फीलिंग वेल बोल दो तो टीचर सोचते हैं कुछ बदमाशी कर रहा है, तो मे भी हो सकता है कोई इशू हो रहा है, ब्लीडिंग हो सकता है, उसके बॉडी का कुछ इशू हो सकता है, क्या कोई मेल टीचर उसको सॉल्व कर सकता है? नहीं। सो दैट टीचर, मतलब एजुकेशन के फील्ड में गर्ल फीमेल टीचर्स चाहिए फॉर गर्ल, तो गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को एक सपोर्ट मिले इसलिए फीमेल टीचर्स को रखा गया। एंड एटलीस्ट कितने नंबर पे रखा जाता था, पीओए, पीओए होता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, एंड ऑल्सो सजेस्टेड एटलीस्ट टू टीचर्स आउट ऑफ विच वन शुड बी ये वुमेन, एक होना चाहिए, दो अगर एक क्लासरूम में 40 बच्चे हैं एंड उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे दिन, बिकॉज उस टाइम पे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज टीचर्स बहुत कम मिलते थे, मतलब क्लासेस के अकॉर्डिंग हम लोग दो टीचर को ही ऑल्टरनेट रखा जाता था, उसमें से एक टीचर तो स्पेशली एक वुमेन होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो सेकेंडरी एजुकेशन क्या बोलता है, तो एनपी 1860 सॉरी 86 के अकॉर्डिंग, 60 बोल रही हूँ, 86 के अकॉर्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिया, क्या है? फर्स्ट, सेटिंग अप नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जानते हो, अभी इसको एनवीएस बोलते हैं हम लोग, नवोदय विद्यालय संगठन और समिति बोला जाता है। एंड इसमें जो स्कूल्स थे उसमें पेस सिटिंग स्कूल्स बोला गया, इस पॉइंट के ऊपर भी बात किया गया है कि नवोदय विद्यालय को हमने क्या बोला, पेस सेटिंग स्कूल्स बोला, बिकॉज वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, बच्चों का पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड एक लाइफ, उसके साथ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, प्लस ये बाइलिंगुअल भी था एंड मल्टीलिंगुअल को भी सपोर्ट करता था, तो इस वजह से। देन इसके मेन फीचर्स क्या है, सच स्कूल्स will admit girls to the ratio of one third the total number of students. Suppose 30 स्टूडेंट है, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स हैं, उसके वन थर्ड बच्चे गर्ल्स होने चाहिए, मतलब सपोर्ट किया जाता था कि इन स्कूल्स में गर्ल्स इतना पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है, इसका वन थर्ड। अभी देखो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एस सी एस टी, ये तो मेंशन होगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एस टी एस सी हो गया। एंड जो भी रेसिडेंस, मतलब रेसिडेंशियल नहीं है, मतलब आसपास घर पे नहीं रहते, तो जो लोग रहना चाहते तो उनके लिए क्या बनेगा, घर का सुविधा होगा, दैट मीन्स एकोमोडेशन और रेसिडेंशियल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए एंड फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए, एनी टाइप ऑफ चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, उनको फूडिंग लॉजिंग सब कुछ फैसिलिटी दिया जाएगा।
एंड स्पेशल एम्फोसिस ऑन डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। देखो कौन सा टीचिंग बोला, एक एक जो लाइन बोल रही हो ना उसी में इंपॉर्टेंस है। डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस वर्ड कहाँ पे सुने हो, किस फील्ड के साथ लिंक्ड है, मेडिकल फील्ड के साथ। तो एक डॉक्टर कब डायग्नोसिस, यस, डायग्नोसिस कब करता है, जब एक पेशेंट को इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा अभी बोलो एक पेशेंट को अगर पेट में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर तो उसके पेट के अंदर घुस तो नहीं पाएगा। तो अगर पेशेंट उसको डिटेलली बताता है प्रॉब्लम को, एंड डॉक्टर सुन के उसके बाद मेडिसिन देते हैं, तो इसी काम को हम बोलते हैं डायग्नोसिस। नॉर्मली सिंपल वर्ड में बोला गया, किसी प्रॉब्लम को जो ऊपर से नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है बट अंदर से बहुत बीमार है, उसको बताना पड़ता है, तब जाके डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं। अगर डॉक्टर प्रॉब्लम्स को ढूंढ लिए, डिफाइन किए प्रॉब्लम को, देन उसका सोल्यूशन देते हैं, तो वो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। टीचर भी सेम थिंग करेगा। आप लोग टीचर जब बनोगे, या फिर आप लोग कुछ तो टीचर भी होंगे, स्कूल्स में होंगे, कुछ भी होंगे, तो आप जब पढ़ाते हो तो बच्चों को हमेशा डांटा मत करो, उनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत बदमाश है, उनको डांटो। जिनको अगर प्रॉब्लम है तो उसका बेसिक रीजन तक पहुंचो कि क्या हो सकता है। जब आप उसका प्रॉब्लम ढूंढते हो, ढूंढ के उसको सोल्यूशन देते हो, दैट मीन्स आप डायग्नोस्टिक अप्रोच पे काम कर रहे हो, आपका टीचिंग प्रोसेस है डायग्नोस्टिक। अभी क्या है, नेक्स्ट होता है रिमीडियल। डायग्नोस्टिक के बाद जब आप बच्चों को सोल्यूशन देते हो, क्योंकि ये इंडिविजुअल बेस्ड सोल्यूशन होता है, एंड प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व करते हो, तो दैट इज कॉल्ड रिमीडियल टीचिंग। रिमीडीज मतलब क्या होता है, होम रेमेडीज जानते हो, घरेलू उपचार। तो ये उपचार देना, बच्चों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना, उपचार देना होता है, ठीक है। एंड आर एफिलिएटेड टू सीबीएसई। अभी बात किए थे हमने एफिलिएटेड टू सीबीएसई। अभी चलो देखो, अभी वोकेशनल एजुकेशन पे बात आ गया, सेकेंडरी एजुकेशन खत्म हुआ मतलब वोकेशनल एजुकेशन आ जाएगा। तो ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, तो ये पॉइंट बताता है, ये जो पॉइंट्स है ना, पीओए लिखा है क्या, आप एनपी 1986 भी लिख सकते हो। अब भी बोलोगे मैम पीओए का मतलब होता है 1992, तो यहाँ पे जो आंसर बना था ये मेरे टाइम का है, तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि 1992 एंड 1986, ओके, ये जो पॉइंट्स है ना ऑलमोस्ट 95% मैच करते हैं, सेम है। जो थोड़ा बहुत चेंजेस आया वो 92 में सो हुआ, तो ये जितने भी पॉइंट चल रहे वो सब सेम है, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के लिए सेम है। आपको बता दूंगी फिर से, द पीओए सजेस्टेड, पीओए की जगह पे आप एनपी 1986 लिख सकते हैं, एंड वो सजेस्टेड करता है एटलीस्ट 10% ऑफ चिल्ड्रन शुड एंटर एट वोकेशनल स्ट्रीम प्लस टू लेवल। प्लस टू लेवल में वोकेशनल स्ट्रीम पे जाना पड़ेगा, एंड उसके लिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट पे सुइटेबल फाइनेंशियल एलोकेशन। देखो, suitable financial allocation for vocational education and starting of new courses। तो न्यू कोर्सेज स्टार्ट करने के लिए, वोकेशनल एजुकेशन देने के लिए आप फाइनेंशियल सपोर्ट दोगे। देन कोर्सेज व्हिच मे हेल्प द, अच्छा ये अपना द नहीं होगा, द नहीं होगा, व्हिच मे हेल्प यू टू बिकम गेनफुली सेल्फ एम्प्लॉयड शुड बी प्रोवाइडेड। द नहीं होगा, रॉन्गली हो गया, सो सॉरी। तो यहाँ पे कोर्सेज ऐसे चूज करेंगे जो आपको गेन करने में हेल्प करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड गेन करने को, क्या गेन करोगे, स्किल्स गेन करोगे, जिससे आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओगे, तो वैसा चीज प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर सी, कोर्सेज टू प्रिपेयर, जो कोर्सेज हम बनेंगे और बनाएंगे वो किसके लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए होगा, फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स, जो भी बच्चे डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए उसके लिए बनेगा। एंड उससे क्या होगा कि उनको हम चेक करेंगे कि वो स्किल्ड हो रहे कि नहीं, उसको उसका एम मिल रहा है कि नहीं, उसके गोल्स अचीव हो रहे कि नहीं, उसको चेक करेंगे। तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स और सुपरवाइजर्स, ये सारे बनने के लिए हम उनको क्या करेंगे, और भी ज्यादा हेल्प करेंगे, एनकरेज करेंगे। अभी को कोर करिकुलम क्या था, कोर करिकुलम, कोर मतलब क्या है, देखो अब बोलोगे आप हार्ट के अंदर से आप कुछ बता रहे हो, दैट मीन्स पूरा इंटरनल, तो कोर मतलब भी इंटरनल है, ठीक है, कोर मतलब भी इंटरनल है। सो कोर करिकुलम बोला गया, करिकुलम मतलब पाठ्य चर्चा, तो आप बोल सकते हो पूरा ही अंतर्निहित जो पाठ्य चर्चा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ रहा है कि कोर करिकुलम में क्या आया, अब को करिकुलम में मत चले जाना, ये को करिकुलम नहीं है, ये कोर करिकुलम है, ठीक है। को करिकुलम इज द सपोर्टिंग करिकुलम, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ये पढ़ेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पॉइंट्स पढ़ना है क्या नहीं है, ह्यूमन राइट्स है, और भी क्या है, आर्टिकल्स है डिफरेंट टाइप ऑफ, अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए, अपने एरिया को बचाने के लिए, अपने सरनेम को चेंज नहीं करना है, ये सारी चीज़ों के लिए आर्टिकल्स हैं। जस्टिस के लिए ये है। इंडियाज
कॉमन कल्चरल हेरिटेज, इंडिया में तो रिच कल्चरल हेरिटेज है, मतलब बोल सकते हो इंडिया इज टोटली बेस्ड ऑन द कल्चरल हेरिटेज यूनिट्स और हेरिटेज एरियाज। तो इसको डेवलप करना है तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, सेक्सेस को सेम करना। रिमूवल ऑफ द सोशल बैरियर, जो सोसाइटी में बैरियर्स है ना, रोक टोक होते हैं, बाधाएं हैं, उसको हटाना। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये करिकुलम में इतने सब्जेक्ट्स होना था। टीचर एजुकेशन के लिए क्या चाहिए पता? हाँ, टीचर एजुकेशन के लिए टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम्स होना चाहिए, जो कि कौन रिकमेंड किया था और एस्टैब्लिश कौन करेगा? डीआईईटी और एनसीटी करेगा। ठीक है, आप जो भी करते हो ना, ये एनसीटी एफिलिएटेड है कि नहीं, नाक टीम ने अप्रूव किया कि नहीं, कौन सा ग्रेड दिया, आप बोलते हो। तो कोई भी कॉलेजेस को और कोई भी प्रोग्राम्स को अगर एस्टैब्लिश करना है तो इसके थ्रू ही होता है। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, तो इक्वालिटी के लिए एजुकेशन। तो फॉर द रिमूवल ऑफ द डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज बोला गया। सोचो, डिस्पैरिटी मतलब दोनों अलग अलग पार्टीज, कौन है? बॉयज है, गर्ल्स है, तो दो अलग अलग पार्टीज है, उसको आप इक्वल करना चाहते हो। तो ऐसा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज देंगे जो दोनों के लिए होगा। तो इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखना पड़ेगा। एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए। आप जानते हो अभी ना एजुकेशन 1986 उस टाइम पे रूरल एरियाज में फिर भी बहुत बच्चे, मतलब गर्ल चाइल्ड जो थे वो कम पढ़ते थे, बट अर्बन में पढ़ते थे। ठीक है, सो इट सजेस्टेड दैट नेशनल एजुकेशन सिस्टम विल प्ले पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव, यहाँ पे हमने बोला कि इंटरवेंशनिस्ट, दैट मीन्स इंटरवेंशन, मतलब हम कुछ ऐसा डेवलप करेंगे, अच्छा डेवलप करेंगे जो कि एक एम्पावरमेंट करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा, सॉरी अवेयरनेस क्रिएट करेगा। ठीक है, फंबल कर रही हूँ। मैंने बोला कि लड़कियों को पढ़ाना है, स्त्री जातियों को पढ़ाना है, फीमेल्स को पढ़ाना है। तो अभी फीमेल्स पहले के टाइम पे आपने देखा होगा, आपके मतलब बहुत कम लोगों के ही मदर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। ऐसे ही है। इवन मेरी मदर 10th तक पढ़ी थी, एंड उस टाइम का 10th मतलब बहुत ही आगे तक है। ठीक है, उतना भी छोड़ा नहीं जाता था एजुकेशन फील्ड में गर्ल्स को। कॉलेज पढ़ने तो बहुत रेयर दिया जाता था, एक आध बच्चे को ही दिया जाता था, गर्ल चाइल्ड को। जो लोग जमींदार फैमिली से बिलोंग करते थे वही लोग जाते थे, एंड जो मुश्किल से घर छोड़ के पढ़ सकता है, ऐसा टाइप का था सिस्टम। तो इस पॉइंट पे एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट था गर्ल्स को, वुमेन्स को, कि तुम एजुकेशन करो। जब इनको मिल जाता था, देखो ये टारगेटेड, ये कुछ एक टाइम पीरियड है, ठीक है, टारगेटेड किया गया उसी टाइम पीरियड को कि हमने एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन किसको देना है? गर्ल चाइल्ड्स को। एंड ये चीज कंप्लीट हुआ बाय 1990, एंड 1995 के अंदर बोला गया कि हम एलिमेंट्री स्टेज तक बच्चों को एजुकेशन दे देंगे, सारे बच्चों को एजुकेशन दे देंगे। एजुकेशन ऑफ एस टी एस सीज है। अभी क्या हुआ कि इनके लिए क्या हो गया कि एस टी एस सीज को तब, मतलब उससे पहले का पीरियड में पढ़ने दिया नहीं जाता था, है ना। तो हमने क्या किया कि इंसेंटिव्स का हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। अभी इंसेंटिव्स क्या होता है? स्टाइपेंड, स्टाइपेंड और सपोर्टिंग, आप बोल सकते हो सपोर्टिंग मनी और इंसेंटिव्स। फैमिली को अगर इतना सपोर्ट दे दिया जाए कि हाँ बच्चे अगर पढ़ने आएंगे उनको कुछ पैसा मिलेगा, देन ये रेगुलर हो गया, रेगुलराइजेशन हो गया कि बच्चे अभी आ सकते हैं स्कूल। तो एज ऑफ 14 तक इतना सपोर्ट दिया जाएगा, एंड ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिए जाएंगे बच्चों को। अभी भी फैसिलिटीज बहुत है, +2 में 10th में बहुत कुछ है। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम दी शेड्यूल्ड कास्ट से रिक्रूट किया गया टीचर्स को। लोकेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, बालवाड़ी, ठीक है, बालवाड़ी मतलब बच्चों के लिए हॉस्टल्स और आंगनबाड़ी जैसा होता है ना, वैसे एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स ये सारे ओपन किए गए। एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप एंड माइनॉरिटीज, सारे सेक्शन पे बात किया गया है, देखो कोई एक भी नहीं छोड़ा हमने। सम माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब दे आर एजुकेशनली डिप्राइव, मतलब एजुकेशन से उनको उच्छेद कर दिया गया, निकाल फेंका है, ऐसा चीज था। तो दे आर द बैकवर्ड क्लासेस, मतलब इनको ही प्रॉपर बैकवर्ड क्लासेस बोला जा सकता है, बिकॉज वो तो जनरल एस टी एस सी सब हो सकता है ना। हैंडीकैप तो ऐसा कोई चीज नहीं है, बीमारी भी नहीं है, कोई भी रीजन से हो सकता है। अभी उन लोगों को हम पढ़ने नहीं देंगे, उन लोगों को जॉब नहीं देंगे, उन लोगों के लिए कोई स्कूल्स नहीं होगा, तो कैसे वो चलेंगे? तो ये प्रॉब्लम जो था, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया गया, इनके लिए भी स्कूल्स ओपन किया गया, स्पेशल स्कूल्स। एडल्ट एजुकेशन, पता है इंडिया में एडल्ट एजुकेशन का सेंटर्स है, बट वहां पे कुछ पढ़ाई नहीं होता। सो इट रिकमेंड्स दैट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देखो क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा, कितना हुआ है पता नहीं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, political parties, mass media must commit themselves to mass literacy program of diverse nature,
तो सबको एजुकेशन मिलेगा इतना बोला गया एडल्ट एजुकेशन में। बट एडल्ट्स को एजुकेशन देने के साथ साथ उनको जॉब भी चाहिए, तो ये सारा चीज अभी के टाइम पे क्राइसिस में चल रहा है, बहुत सारे मिल रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहे। तो हायर एजुकेशन देख लो, हायर एजुकेशन मतलब क्या, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन होंगे, हायर एजुकेशन के लिए बच्चे बहुत ही ज्यादा बाहर जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड रिसर्च सेंटर्स ओपन हो गए इनके लिए। अब देखो क्रिटिकल एस्टिमेट फॉर एनपीई 1986, मतलब कौन से पॉइंट पे एक्चुअल में बात किया गया। सो रिगार्डिंग ECCE, ECCE याद रहा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू एस्टैब्लिश डे केयर सेंटर। क्या सारे बच्चों के लिए सारे गांव में या फिर रूरल एरियाज पे, अर्बन एरियाज में आप लोग डे केयर सेंटर ओपन कर सकते हो, प्ले स्कूल्स ओपन कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। इतने लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस हैं, इतने एरियाज हैं, नहीं हो सकता हर एक जगह पे। ठीक है, ये बेसिक प्रॉब्लम आया। विद रिगार्ड टू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अगर ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ बात करें, अंडर प्रेजेंट कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल वेयर इवन मिनिमम फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, हाउ कैन वी टॉक ऑफ मटेरियल लिस्टेड? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में हमने 13-14 ठो मटेरियल को पढ़ा, जहाँ पे मिनिमम कंडीशन में हेल्प नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, जो स्कूल्स ही नहीं बने हैं प्रॉपरली, वहाँ पे इतने सारे जो लिस्टेड इंफॉर्मेशन और मटेरियल्स है, क्या मिल सकते हैं? नहीं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल इज नॉट प्रैक्टिकल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि छोटे बच्चों को आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन दो, कोचिंग सेंटर में से पढ़ा दो, वो डेवलप हो जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। एनपी हैज इवाडेड द इशू ऑफ देखो यहाँ पे क्या मेंशन हुआ, कॉमर्शियल एस्टेट, और बोल सकते हो कॉमर्शियल इश्यूज। ठीक है, जो कॉमर्शियल और कॉमर्शियलाइजेशन जो चीज़ें हैं एजुकेशन में, वो चीज़ों को क्यों घुसाया गया। देखो एनपी ने बताया कि कॉमर्शियल जो पॉइंट्स है, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। कॉमर्शियलाइजेशन मतलब अभी हम डिपार्टमेंट कॉमर्स को भी ओपन करें, सो दैट वी थिंक अबाउट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस, एनीथिंग जो भी हमें खरीदना पड़ता है, तो वो चीज़ों पे जब बात करते हो, क्या ये पॉसिबल है हर एक इंसान उतना कॉस्टली चीज़ें सब कुछ खरीद सके? नहीं। पॉलिसी डजन propose any checks to prevent the management of the public school from exploiting the staff वर्किंग देयर। देखो ऐसा भी होता है, जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ पे जो टीचर्स पहले रहते थे ना, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। इवन अभी भी अगर जॉब मिलता है तो गांव एरिया में दे देंगे, जंगल एरिया में दे देंगे, जहाँ पे कुछ सुविधाएं नहीं है, तो ये होता है एक्सप्लॉयटेशन, बर्बाद कर देना उनके लाइफ को भी, टीचर्स को भी। अभी देखो लास्ट लाइन, it is very unfortunate that financial implication have not worked out। इतना बताया गया, जितना फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें दिया जाएगा बोला गया था, उतना हो नहीं पाया, वर्कआउट नहीं हो पाया। तो ये सारे इश्यूज हैं, लास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हमने चेक किए ना, ये सारे रिकमेंडेशंस के बाद कंट्रोवर्सीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उससे पहले आप जितना रिकमेंडेशंस पढ़े हो, सारा ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, रिकमेंडेशंस पे आएगा। ये हो गया। ठीक है, इतना